हम्म, तो ये केवीएस मदान से हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने चल रहे हैं। और आप सब लोग एक वो अपना नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आने वाली हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछी जाती हैं, और आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होगी। सबसे पहली बात तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो दिक्कत आती है, अगर मेरी आवाज बीच में कहीं ब्रेक हो तो आप बताइए, टोक दीजिएगा मुझे। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, इसमें जो टर्म्स हैं वो हमें परेशान करते हैं। क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं रहते हैं जितना मुश्किल हमें देखने में लगता है। सिंपल सी चीज है कि हम पढ़ा रहे हैं। अगर हम एज ए टीचर, मान लीजिए कल हम नेट करने के बाद हम प्रोफेसर बनते हैं और हम पढ़ाना चालू करते हैं। हमें अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है, और हमारा एम क्या है कि हम जो चीजें पढ़ाएं वो हमारे स्टूडेंट को कायदे से समझ में आ जाए। ये फंडामेंटल चीज है जिसको हम सब लोग समझते होंगे कि हाँ भाई, यही यही इतना तो करना है, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है। लेकिन जब हमारा सवाल आता है तो वहां में ऐसे टीचिंग लर्निंग सीधे नहीं लिखा रहता। हिंदी में अगर हम अप्रोच कर रहे होते हैं एग्जाम के पेपर को, तब तो हमें और ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि पेडागोजी एक वो है। पेडागोजी, सबसे पहला वर्ड तो पेडागोजी आप लोग लिख लीजिए। पेडागोजी, PEDAGOGY, पेडागोजी। पेडागोजी जो है, ये शिक्षण प्रक्रिया जो होती है, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं पेडागोजी। जो टीचर पढ़ाते हैं तो उनको जो तरीका होता है, पूरा पूरा का पूरा तरीका, मैकेनिज्म पूरा, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, वो पेडागोजी के अंदर आता है। तो अगर हिंदी में पेपर देखने में कभी मुश्किल लगे कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में स्विच करके देख लीजिए, और पेपर हमें थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी आ जाएगी। अगर हम ये समझ पाएंगे कि हमें क्या पूछा जा रहा है, हाँ, तो हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब जैसे वो पूछा जाएगा कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में टीचिंग आपको करनी है, हाँ, या अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, तो क्या क्या चीजें देखनी है, सिर्फ इतनी सी बात पूछी जाएगी। लेकिन इनके जो टर्म्स रहेंगे वो इस तरीके से लिखे रहेंगे कि उनको हमें कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत आएगी, चाहे वो इंग्लिश में लिखे रहें, चाहे हिंदी में लिखे रहें, क्योंकि ये इसके लिए अलग से बीएड की पढ़ाई होती है। अलग अलग पूरी की पूरी टीचिंग में, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो बीएड की पढ़ाई होती है, उसमें अलग से ही सारे के सारे जो है वो टर्म्स होते हैं। तो ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक वर्ड जब आ जाते हैं तब हमें दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम एज अ टीचर जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने, तो हमें, हमारा वो एम क्या है कि सारे बच्चों को जो चीजें हम पढ़ाएं, वो समझ में आए। तो अच्छा, आवाज क्लियर आ रही कि नहीं? हाँ भैया आ रही है। आ रही, आ रही, अच्छा अच्छा। तो ओके, तो सबसे पहले आते हैं, जैसे जो नेट के एग्जाम में आने वाली चीजें हैं उसमें अब सीधे सीधे सवाल नहीं आते हैं कि आपको शिक्षा की डेफिनेशन पूछ ली जाए कि एजुकेशन क्या है, क्या नहीं है। ये सारी चीजें तो अब नहीं पूछी जाती हैं। अब बहुत अलग अलग चीजें आती हैं, लेकिन हमें शुरू से समझने के लिए ये जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि कहाँ से जो कॉन्सेप्ट जो शुरू होते हैं, जो वर्ड शुरू होते हैं, जो चीजें इसमें एजुकेशन में आपके जो बीएड में हमें अप्रोच करना है, वो चीजें मतलब वो जो टीचिंग एप्टीट्यूड में वो सब कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि टीचिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं टीचिंग के, उसको समझने के लिए एक तो अप्रोच करने का होता है कि जैसे हम शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं। बेसिक तीन ये पिलर्स हैं जिन पे पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है। तो उसमें हम आइडियलिज्म की बात करते हैं, आदर्शवाद की बात करते हैं, नेचुरलिज्म की बात करते हैं, प्रकृतिवाद की, प्रयोजनवाद एक चीज होती है, प्रैग्मेटिज्म, अस्तित्ववाद एक चीज होती है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, और योग, जो केवीएस मदान की किताब में दिया गया है। अब आइडियलिज्म, आदर्शवाद क्या है, ये सबसे पहला जो है सवाल हमारे जहन में आता है कि आदर्शवाद क्या होता है। हम्म,
अच्छा, जो हमने बताया कि ना टीचिंग है, तो टीचिंग हम क्यों दे रहे हैं? सबसे पहला सवाल, हम क्यों किसी को पढ़ा रहे हैं? एक चीज। दूसरा, कैसे पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे? तो तीनों अलग अलग दायरे में चले जाते हैं। क्यों का आंसर एक बहुत जरूरी चीज है कि फिलोसॉफिकल है कि हम टीचिंग कर ही क्यों रहे हैं। तो एक बहुत फिलोसॉफिकल सवाल है। हम्म। एक- तो गाइस, हम्म, हम्म। और फिर ये दूसरा जो सवाल आता है कि टीचिंग कैसे पढ़ाई जाए। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, उसकी मनोस्थिति, उसके जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारी अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है। तो एक ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया कि हम टीचिंग कैसे कर रहे हैं। और तीसरा जो चीज आती है कि हम क्या पढ़ाएंगे, ये पूरी तरीके से जो है ये सामाजिक दायरे में आपका आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो हम आइडियलिज्म की बात करते हैं, आदर्शवाद, जैसे आइडियलिज्म से आदर्शवाद की बात आती है। आदर्शवाद में क्या है कि मोरल वैल्यूज, अभी जो इसमें अरिस्टोटल ने भी कहा है, जो इस किताब में लिखा हुआ है कि अ, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। तो बहुत अच्छा इंसान बनाना है। कुल मिलाकर के ये अप्रोच जो होता है उसी को कहते हैं आइडियलिज्म, कि एक आइडियल इंसान बनाना, एक बहुत अच्छा इंसान बनाना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो इसमें आप क्या सिखाते हैं? नैतिक मूल्य सिखाते हैं, मोरल वैल्यूज सिखाते हैं। आइडियलिज्म के उसमें मोरल वैल्यूज आपकी आती है, नैतिक मूल्य, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, कि इंसान का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, इस तरीके की चीजें। आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में समझना, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, कि अपने आप पर नियंत्रण रखना। बहुत सारी चीजें, हर कार्य व्यवहार में नियंत्रण रखना, और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है। इस तरीके का जो अप्रोच लेकर के जब पढ़ाया जाता है तो वो किस में आ जाता है? आदर्शवाद में आ जाता है, आइडियलिज्म। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नौकरी नहीं देने वाली है। ये आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे। जैसे आप देखते हैं ना, बहुत जैसे महात्मा आत्मा टाइप की चीज, तो इस तरीके की अगर किसी को शिक्षा दी जा रही, तो एक ये आदर्शवाद का वो हो गया। अब इसमें अपने इंडियन कॉन्सेप्ट में सत्यम शिवम सुंदरम वाला कॉन्सेप्ट है। सत्यम मतलब ट्रुथ, शिवम गुडनेस, और सुंदरम क्रिएटिविटी, ये बताया गया है। प्रकृतिवाद एक चीज आती है। एक तो आदर्शवादी शिक्षा हो गई कि हमें एकदम बहुत अच्छा इंसान बनना, साधु टाइप, साधु आज वाले साधु 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 टाइप, कि बहुत आदर्शवादी इंसान, बहुत मोरली स्ट्रांग आदमी। अब दूसरा चीज हो गया कि प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या है कि प्रकृतिवाद, जैसे बच्चे कई दफा क्या होते हैं कि बहुत सारी चीजें खुद से सीखते हैं। वो मतलब कर करके सीखते रहते हैं। अगर कोई बच्चा आग से जल गया तो दोबारा आग में हाथ वो नहीं लगाएगा, आग में हाथ नहीं डालेगा। या कोई शार्प एज है तो उससे खेलते खेलते अगर उसका हाथ कट गया तो वो अगली बार उस चीज को देख करके वो रहेगा। तो ये होता है कि अपनी खुद की चीजों से, खुद के अनुभवों से सीखना। तो ये प्रकृतिवाद में आता है कि प्रकृति में जो चीजें हैं वो खुद इसको सिखा देंगी। तो इसको लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है, कर करके सीखना। इंद्रियों द्वारा शिक्षण कहा जाता है, निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, प्ले वे बोला जाता है, क्रीड़ा बोला जाता है, खेल में सीखना। जैसे जो जो कई सारी चीजें जो अभी ये आपके जो प्ले स्कूल्स हैं, उनका अप्रोच क्या रहता है? वो कई सारी चीजें वो खेल खेल में सिखाते हैं बच्चों को, कि हम उन्हें एक उसमें अप्रोच दे रहे हैं, खेल खेल में सारी चीजें सिखा रहे हैं। तो अब तीसरा जो चीज होता है प्रयोजनवाद, ये एक थोड़ा सा वर्ड है, इसको जॉन डेवी ने दिया था, प्रयोजन, प्रैग्मेटिज्म। इसका क्या है कि इसको प्रयोगवाद कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटलिज्म बोला जाता है। इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा प्रकृतिवाद का एडवांस रूप होता है, कि जैसे अब वो बच्चा तो छोटी छोटी चीजें एक्टिविटी करके सीख रहा है, कई सारी चीजें जो है आप अपने अनुभवों से सीखते हैं। हाँ, आप जैसे बड़े होते रहते हैं तो आप अपने अनुभवों से सीखते हैं।
और उस उन अनुभवों में स्पेशली आपकी जो बहुत व्यक्तिगत चीजें होती हैं वो चीज आती है कि आपको किस तरीके के इंसानों पे भरोसा करना है, किसी तरह के इंसानों पे भरोसा नहीं करना है। ये सारी चीजें कब आप सीखते थे? बहुत सारे लोग आपके साथ मिसबिहेव करके चले जाते हैं। तो ये क्या होगा था? ये एक आप अपने जो है एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। अपने ही स्कूल के इकोसिस्टम में, अपने कॉलेज के इकोसिस्टम में आप बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, लेकिन उसमें आप दोस्त किनको बनाते हैं? आपको लगता है कि हाँ ये लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर काम आते हैं। तो इस तरीके की जो कैटेगराइजिंग है, ये होती है प्रैग्मेटिज्म। फिर आता है अस्तित्ववाद। इसको जो इसका जो वो था, इसके जो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कीर्कगार्ड करके हैं। कीर्कगार्ड करके एक वो रहे हैं, उन्होंने इसको दिया था। एक सेकंड जरा, ये पेज नेक्स्ट हो जाए। हाँ, अच्छा, इसमें दो तीन चीजें और हैं, अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, लेकिन मैं हिंदी वाली किताब को फॉलो करके हुए चल रहा हूँ। तो प्रेग्मेटिज्म तक हमने आपको बता दिया। प्रेग्मेटिज्म बता दिया है। इसके आगे रैशनलिज्म वगैरह दिया हुआ है। एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बताया मैंने। फिर यहाँ पे एक योग दे दिया है। ये सारी चीजें अभी आएंगी, जो जो रैशनलिज्म वगैरह, बिहेवियरिज्म वगैरह, ये सारे आगे किसी न किसी उसमें फॉर्म में आएंगे। तो अगली जो चीज है, एजुकेशन की या टीचिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है? तो कैरेक्टरिस्टिक में आता है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक। वो होती है, तो एक कंप्लीटली ये शिक्षण जो होता है, जब आप पढ़ाते हैं, टीचर एज ए टीचर आप सोचिए अपने आप को, जब भी आप क्वेश्चन अप्रोच करिए तो आप बिल्कुल मत डरिएगा कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। एज ए टीचर सवाल को पढ़िएगा कि मैं टीचर हूं और मुझे दोनों चीजें देखनी है। हिंदी में देख लीजिएगा, इंग्लिश में देख लीजिएगा। उसमें ऐसी चीजें जो लगे कि मैं एज ए टीचर अगर पढ़ा रहा हूं तो अपने बच्चों को कैसे सिखाऊंगा, क्या बेहतर तरीके होंगे, क्या चीजें उनके वेलफेयर में होगी। इस तरीके की चीजें आप सोचेंगे तो आप खुद ब खुद सवाल हल कर लेंगे। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो एक कंप्लीटली एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। एक ये क्या होती है, एक बौद्धिक गतिविधि जिसमें को लिखा गया है। दिमाग से ही चीजें पढ़ाई जाती है। आप बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। या बहुत उसमें आपका फिजिकल काम नहीं होता है। तो दो टाइप की होती है। एक तो होता है टीचर सेंट्रिक टीचिंग होती है, एक लर्नर सेंट्रिक होती है। अब जरा अपने आप से सोचिए, क्या होता है एक प्रशिक्षक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित, टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक। तो जाहिर सी बात है, नाम से आप समझिए कि टीचर सेंट्रिक टीचिंग जो भी होगी, उसमें क्या होगा कि टीचर अपने हिसाब से चीजें लेकर के आएगा और पढ़ाएगा। जैसे टीचर को ये लग रहा है कि मेरे पास एक साल भर के लिए इतना सारा कोर्स है, तो मुझे कोर्स ज्यादा लग रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ाऊंगा। तो टीचर इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है। लर्नर सेंट्रिक क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा कि क्या ये आज की क्लास में जो चीजें पढ़ाई जा रही वो हमारे स्टूडेंट को समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। आप सबको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें अगर आपको कहीं कोई डाउट हो आप पूछिएगा। तो जब आप पूछेंगे तो ये हो जाएगा, स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाएगा। हम आपके डाउट्स क्लियर करते हुए पढ़ा रहे हैं और ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आप क्लियर कर लें चीजें। यही टीचर सेंट्रिक होगा तो मैं कहूंगा कि आप, मैं जो चीजें नोट करा रहा हूं आप नोट करते जाओ और वो जो है होता जाएगा। एक और चीज आती है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, सिलेबस एंड करिकुलम। इन इन दोनों चीजों में अंतर समझ लीजिए कि सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा जंप करके आगे जा रहा हूं, क्योंकि इसी में आया है ये एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिलेबस और करिकुलम क्या होता है। तो कई बार हम लोग सिलेबस और करिकुलम को एक साथ जो है कंफ्यूज करते हैं। तो सिलेबस हमारा जो होता है, सिलेबस क्या होता है कि जैसे हम साल भर में जो चीजें पढ़ा रहे किसी विषय के अंतर्गत, हमारा अगर मान लीजिए आप लोग फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको
एक छठवीं कक्षा में पढ़ाई जा रही कुछ चीजें, तो वहां पे आपको नंबर सिस्टम से लेकर के शुरू करके कुछ ज्यामिति वाली चीजें, ज्योमेट्री वाली चीजें तक आपके इसमें पढ़ा दी गई। तो ये आपका सिलेबस हो गया। करिकुलम क्या होता है? सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम हो गया। करिकुलम क्या होता है? पाठ्यचर्या जो होती है। पाठ्यचर्या क्या होती है? वो पाठ्यचर्या पूरे के पूरे उसको एक उसमें आपके सिक्स का सिलेबस भी रहेगा, सिक्स के मैथमेटिक्स का भी सिलेबस रहेगा, सिक्स के जितने स्टूडेंट जितने सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस, सातवीं आठवीं नवीं दसवीं। तो जो करिकुलम होगा वो ये तय करता है कि आपको अगर गणित सिखानी है तो छठी क्लास में क्या रखेंगे, सातवीं में क्या रखेंगे, आठवीं में क्या रखेंगे। ये हो जाता है करिकुलम। इन दोनों तीनों में इन लोग ये थोड़ा सा क्या होता है कि जो आपका पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस जो होता है, उसमें सब में कुछ चीजें कॉमन रहती हैं। जैसे जो हमारा सिलेबस रहता है उसका अप्रोच क्या रहता है कि जो मनुष्य और समाज है इसके बारे में परिकल्पना ये इसमें लिखा हुआ है। तो मतलब हम ये समझते हैं कि जो हमारे अगल बगल सोसाइटी है उसको हम समझने में कैसे हमारा सिलेबस हमारी हेल्प करता है, नॉलेज गेन कैसे करें ये हमारा सिलेबस तय करता है। और जो लर्निंग के प्रोसेस हैं वो, और जो स्टूडेंट है उससे रिलेटेड जो चीजें रहती हैं उसको देख करके आपका सिलेबस डिजाइन किया जाता है। अब जो करिकुलम होता है, करिकुलम में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। करिकुलम में सबसे पहले तो क्या होता है कि ये चीज डिसाइड की जाती है कि एजुकेशन का पर्पस क्या होगा। तो जैसे नई शिक्षा नीति आई, एनईपी आई, तो करिकुलम इसमें सारा चेंज हुआ। इसके पहले हमारा करिकुलम दूसरा रहता था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का करिकुलम ये है कि हम स्टूडेंट को वैल्यू वैल्यू एडेड एजुकेशन देंगे, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन देंगे, कि उसमें वैल्यूज ज्यादा से ज्यादा वो किए जाएंगे। इसके पहले कई बार क्या होता है कि जैसे एजुकेशन सिस्टम अभी तक जो एनसीईआरटी चलाती थी उसका करिकुलम क्या हुआ करता था कि एनसीईआरटी ये तय करा करती थी कि स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी रहे। जिन लोगों ने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी उसमें आप देखिए कि कोई भी चैप्टर आप सिविक्स पढ़ रहे हैं, बात आई और उसमें अचानक से एक सवाल कर दिया गया कि उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ऐसी ऐसी होती है, फिर एक सवाल खुद से ही लिख दिया आपके सोचने के लिए। तो ये जो पाठ्यक्रम थी, ये जो पूरे का पूरा, ये पूरे एनसीईआरटी में आपको छठवीं से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताब में मिल जा रहा था। तो एनसीईआरटी का करिकुलम क्या कह रहा था? तो सारी चीजों में एक चीज कॉमन थी कि स्टूडेंट को कैसे सवाल करना सिखाया जाए और सवालों से उलझना सिखाया जाए। तो ये करिकुलम होता था। अब क्या है कि जो वैल्यू एडेड एजुकेशन आई है उसमें क्या है कि अब जो चेंजेस आएंगे एजुकेशन सिस्टम में, जो किताबों में चेंज आएंगे, उसमें हो सकता है आपको देखने को ये मिले जैसा हायर एजुकेशन में हो रहा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वैल्यूज क्रिएट करती हैं, कौन कौन सी अलग अलग वैल्यूज हम लोग सीख सकते हैं जो हमारे एंशियंट सिस्टम में हुआ करते थे। तो ये करिकुलम होता है। तो पहले शिक्षा का उद्देश्य होता है, फिर एजुकेशन का जो पर्पस हो गया ये करिकुलम में, इसके प्रोसेस होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि एजुकेशन का व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य, ये नोट कर लीजिए। फिर कभी कभी ये पूछा जाता है कि जब करिकुलम डिसाइड होता है, करिकुलम कैसे डिसाइड होता है? सबसे पहले पर्पस या उद्देश्य, फिर शिक्षा के जो स्टेप्स हैं, उससे रिलेटेड जो गोल्स होते हैं वो, हम्म और उसी के साथ साथ ये चीज होती है कि एजुकेशन का जो कंटेंट होगा, उनका उनकी थियरी क्या होगी, जो आपका सिलेबस होगा वो किस तरीके से। पहले हमने गोल डिसाइड किया कि हम किस लिए एजुकेशन देना चाहते हैं, वो हो गया कि हम उन्हें सवाल करना सिखाना चाहते हैं या हम उन्हें वैल्यूज सिखाना चाहते हैं, ये हो गया। फिर उसी हिसाब से सिलेबस डिसाइड किया जाता है। और फिर इसके बाद क्या है कि एक टीचिंग मेथड डेवलप करते हैं, किस तरीके का शिक्षण विधि रहेगी हमारी, क्या तरीका होगा पढ़ाने का, ये हो गया टीचिंग मेथड हो गया। और फिर उस मेथड के हिसाब से हमारा कंटेंट, शिक्षा का जो हमारा शिक्षण सामग्री रहेगी वो। और फिर हमारे क्या होगा, मूल्यांकन, जो इवेल्युएशन का वो होगा, सिस्टम होगा, इवेल्युएशन की थियरी कि हम इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो हाँ, इसके पहले मैंने क्या बताया था कि दो तरीके की एजुकेशन होती है। एक तो होता है टीचर सेंट्रिक होता है और एक होता है लर्नर सेंट्रिक होता है। एक पेडागोजिकल अप्रोच कहते हैं टीचर सेंट्रिक को, शिक्षक केंद्रित जो होता है, PEDAGOGI CAL, पेडागोजिकल अप्रोच।
और जो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित, इसमें स्टूडेंट को पॉइंट, तो इसको एंड्रागोजिकल बोलते हैं। तो जब टीचर सेंट्रिक रहता है कि शिक्षक जैसे चाहेगा उसी हिसाब से पढ़ाएगा, तो उसमें सारी चीजों पे किसका कंट्रोल रहता है? टीचर का। वो कैसा लर्निंग प्रोसेस रहेगा। अच्छा, टीचिंग को बोला जाता है हिंदी में उपागम। एक चीज और नोट कर लीजिए, ये कीवर्ड आप लोग नोट कर लीजिए। टीचिंग को हिंदी में बोला जाता है उपागम और लर्निंग को बोला जाता है अधिगम। तो अधिगम लिखा रहे, क्योंकि जब हिंदी में भी देख रहे तो आपको पता रहना चाहिए। अधिगम जहां है तो आप समझ लीजिए कि लर्निंग, सीखने का तरीका अधिगम हो गया, और उपागम हो गया टीचिंग। तो लर्निंग पूरा प्रोसेस, उसका कंटेंट, इन सब पे टीचर का कंट्रोल रहता है। कब? जब टीचर सेंट्रिक रहता है और टीचर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्या सीखना है। और जब स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है कि स्टूडेंट के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि स्टूडेंट के हिसाब से सिखाए जाते हैं, तो उसमें स्टूडेंट को हम बहुत सारी फ्रीडम देते हैं। और स्टूडेंट के ऊपर ही सीखने का वो रहता है और इसी के हिसाब से चीजें डिजाइन करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब जैसे हम अगर जब भी ये बात करते हैं कि जैसे जो हमारा कंटेंट है, हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाल रहे हैं कि जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं उनकी हेल्पफुल हो। कोई बहुत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत पिछड़े बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, जिन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ रखी है, फिर भी उनको आगे हायर एजुकेशन देनी है। तो हम कुछ इस तरीके के कोर्सेज भी डिजाइन करते हैं कि उनको अंग्रेजी भी सिखाती जाए। तो ये होता है कि स्टूडेंट सेंट्रिक। और अगर टीचर सेंट्रिक होता होगा तो फिर टीचर अपने मन से ही चीजें बताएगा, चाहे आपको आए चाहे ना आए। इस तरीके का चीजें होती हैं। तो इसीलिए जब भी देखिए, जब आप सोचिए कि कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, अच्छे टीचर आप कब कहे जाएंगे? जब आप स्टूडेंट सेंट्रिक होकर के पढ़ाएंगे। जब मेन मोटो क्या है आपका कि आपने पढ़ाया और आपके स्टूडेंट सीख पाए। ये इस अप्रोच को लेकर के हमें पेपर भी सॉल्व करना, इसी अप्रोच को लेकर के हमें पढ़ाना भी रहता है। लेवल क्या होते हैं? टीचिंग के लेवल क्या होते हैं? शिक्षण के जो विभिन्न स्तर होते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसमें बहुत सारे सवाल आया करते हैं और उसको समझना बहुत आसान होता है कि कौन से लेवल पे क्या चीजें आती हैं। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है टीचिंग के लेवल का, वो 3 लेवल का है। एक तो पहला लेवल है जो बच्चों के लिए है, मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर। पहला लेवल इसको भी लिखिए, स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल। दूसरा क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर हिंदी में बोला जाता है, या बोध स्तर या अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा स्तर है चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल। अब यह देखिए कि बच्चों को जब पढ़ाया जाता था तो उनको कैसे पढ़ाया जाता है? एलकेजी यूकेजी के बच्चों को सारी चीजें रटाई जाती हैं, कोई एबीसीडी भी रटाई जाती है, फॉर एप्पल, बी फॉर। वहां ये सवाल नहीं रहता है कि सी फॉर कैट हमें क्यों पढ़ाया गया, सी फॉर कैमल भी तो होता है। ये बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। लेवल, अच्छा, लेवल 3 लेवल होते हैं। पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी मतलब स्मृति, स्मृति मतलब याद, याद करके जो चीजें, वो जो लेवल वो होता है एकदम बच्चों वाला लेवल। एलकेजी यूकेजी से लेकर प्राइमरी 5th क्लास तक बेसिकली, या 3rd क्लास तक। फिर अवबोध का स्तर आता है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल। उसके बाद हम बच्चों को समझाते हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं, जो 6वीं से बेसिकली स्टार्ट होता है। जब हम बच्चों को ये बताना चालू करते हैं कि देखो, ग्लूकोज अगर तुम जो है अपने उसको खाओ, ग्लूकोज को, तो बहुत ठंडा लगता है उसमें होने के, या फिर वो चूने को पानी में घोलो तो वो पानी गर्म हो जाता है। इस तरीके की चीजें बताते हैं और सिखाते हैं कि कैसे हो, कैसे रहा। तो वो हो जाता है अंडरस्टैंडिंग का लेवल। फिर आता है जो हायर एजुकेशन, चिंतन का स्तर। यहाँ पर जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, जिसमें आप नेट करके पढ़ाने जाएंगे बच्चों को, उसमें आप ये नहीं बताएंगे बच्चों को कि नहीं देखो ये चीज है, ऐसे ऐसे है, याद कर लो। ऐसा नहीं होता है। उनको आप चिंतन के स्तर पर डाल देते हैं। आप बताते हैं कि एक रेनेसा के पहले एक बहुत जो है डार्क एज हुआ करती थी। डार्क एज में क्या होता था? टीचिंग वो उसका चर्च का बहुत प्रभुत्व हुआ करता था। उसके बाद फिर नई थिंकिंग आई, कैसे आई, क्या चीजें आई। आप स्पेस देते हैं बच्चों को खुद से भी सोचने के लिए, बहुत सारी चीजें। और ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन का स्तर होता है। इसमें आप अपने स्टूडेंट से उम्मीद करते हैं और ऐसी तरीके से पढ़ाते भी हैं चिंतन के स्तर पर कि उनके अंदर थिंकिंग का वो डेवलप हो, कि वो खुद से कुछ नया सोच सकें। वहां आप उनके ऊपर कुछ थोप नहीं रहे होते हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं
उसी को आखिरी सत्य मान लो। नहीं, आप उनको इस चीज के लिए प्रमोट कर रहे हो तो कि वो कुछ ना कुछ अपने से सोच सकें। हम्म sorry। तो हाँ, चिंतन जो स्मृति स्तर वाला था, उसके जो प्रपोजर थे वो हर्बर्ट का नाम आता है, हर्बर्ट। जो प्राइमरी लेवल की उसमें उन्होंने अधिगम या टीचिंग को बताया था, प्रक्रिया को बताया था, उसमें क्या था, वो हर्बर्ट ने दिया था। और इसमें कहाँ है लेवल ऑफ टीचिंग, ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये पहला मेमोरी लेवल था। मेमोरी लेवल में द स्टूडेंट रिफ्लेक्टिव लेवल, सॉरी। तो हर्बर्ट ने दिया था, इसमें याद कराया जाता है बेसिकली सारी चीजों को। और इसमें एक उद्दीपन प्रतिक्रिया, एक वर्ड आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपन प्रतिक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इसमें आप ऐसे चीजों को आप याद करा करा कर फिर उनसे रिप्लाई पूछते भी हो, और उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ याद रहेगा उनको, आप टेबल रटाते हो बच्चों को, ये होता है। और इसको इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होती है कि रैपिडिटी होती है, रैपिडिटी इन लर्निंग। इसमें होता है कि उनको आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें सिखाना चाहते हो। और क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, प्रतिधारण की स्थिरता, मतलब वो जो चीजें सीखे उसको याद रखें, इसलिए आप बार 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 उसको डेली साल भर उनको टेबलें रटाई जा रही बच्चों को। और जो चीजें आप पढ़ा रहे हो उसको कॉन्सेप्ट के लेवल पर उसको जो है आपको उनकी जो चेतना है, उसके लेवल पर ले जा करके ले जाना, ये कुल मिलाकर ये दो तीन चीजें जो हैं वो होती हैं। इसमें आप उनसे एग्जाम जो लेते हो उसमें ओरल रहता है, रिटन एग्जामिनेशन रहता है, और कई कई बार इसमें लिख दिया है कि निबंध प्रश्नों के ऐसे टाइप क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। तो बेसिकली ओरल और रिटन तो एग्जाम होते हैं। अच्छा, अवबोध वाला जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल था, मीडियम वाला वो मॉरिसन ने दिया था वो। और इसमें सिर्फ याद ही नहीं, उन्हें समझाना भी होता है। एक चीज रहती है इसमें, आप बहुत सारी चीजें सिखाते हो उनको, कॉन्सेप्ट सिखाते हो, थ्योरी सिखाते हो, अवधारणाएं, सिद्धांत, संकल्पना सिखाते हो, कॉन्सेप्ट, हाँ, डेफिनेशन सिखाते हो। और फिर उन्हें ये भी समझाते हो कि कैसे चीजें हो रही हैं। न्यूटन आप बताते हो ना, न्यूटन के सिद्धांत बता रहे हो, टीचिंग के सिद्धांत बता रहे हो, संविधान क्या होता है, ये सारी चीजें याद भी उनसे करवाते हो और उनको समझाते भी हैं। और दो ये सारी चीजें वो सीखते हैं, याद करते हैं। और इसमें जो आपका असेसमेंट का, इवेल्युएशन का जो तरीका होता है, उसमें हम ओरल, रिटन और ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ रहे थे। इसमें हम उनसे कैसे सवाल पूछते हैं, इसमें हम उनसे शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा करते हैं। ऐसे टाइप भी रखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप आंसर भी लिखवाते हैं बच्चों से। अब चिंतन वाला आता है। इसको किसने दिया था, हंट ने दिया था। हाँ, और एक और बात होती है कि जैसे जो मेमोरी लेवल है और अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उन दोनों के बेसिस पे ही रिफ्लेक्टिव लेवल आपका स्टार्ट होता है, चिंतन वाला स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल जो थर्ड वाला है। और ये दिया किसने था, हंट ने दिया था। तो ये हमेशा कैसे प्रॉब्लम सेंट्रिक वो होता है, अप्रोच होता है पढ़ाने का। तो उसमें जब आते हैं टीचर पढ़ाने, तो हमेशा प्रॉब्लम सेंट्रिक चीजें पढ़ाई जाती हैं कि ये कॉन्सेप्ट है या ये चीजें हैं। हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो होती है उस पर डिस्कशन करते हैं, जो संसदीय राजनीति होती है उसकी क्या क्या दिक्कतें होती, क्या क्या समस्या होती, कैसा उसका वो स्ट्रक्चर होता है, कैसे आई ओरिजिन, उस एक सवाल पे, उस एक पूरे कॉन्सेप्ट, उस एक प्रॉब्लम पे पूरा लेक्चर 2-3 दिन का उस पे बेस्ड रहता है। इस तरीके से हम उनको पढ़ाते हैं। और बहुत जरूरी है इसमें ओपन और इंडिपेंडेंट क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो, मुक्त और स्वतंत्र वातावरण हो। तो कभी कभी जैसे आप इसको देखेंगे, ये केवीएस मदान की किताब, तो इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी सवाल बना करके पूछ ली जाती हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आती हैं। तो इसमें हमेशा आप उनके विचारशील उनको बनाते हैं कि वो तर्क कर सके, सोच समझ सकें। और उनके एटीट्यूड, उनके थॉट और उनके पार्टिसिपेशन को आप जज करते हैं, मार्क करते हैं। इसमें बेसिकली जो होते हैं वो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं।
और हाँ, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या मैंने आपको बताया। दो तीन चीजें नोट करिए कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में डिफरेंस क्या होता है। ये चीज एक वो बना करके नोट करिए। एक तरफ पाठ्यक्रम लिख दीजिए, एक तरफ पाठ्यचर्या लिख दीजिए। ये वाला एक वाला पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। तो पाठ्यक्रम क्या होता है? आपका सिलेबस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। वो चीजें बताता है कि हाँ, ये सारी चीजें पाठ्यक्रम में हमें डिस्क्राइब करनी है। हम्म और जो आपका करिकुलम होता है, पाठ्यचर्या, तो एक तरफ आप लिखिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है और कौन किसका पार्ट होता है। इस लेवल पे भी आपसे क्वेश्चन और आंसर पूछ लिए जाते हैं और इसमें ये पूछा जाता है इसमें कौन सा पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, कौन सा पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है। ये कहीं से हमें मिल गई थी, थोड़ा सा ये स्कैंड कॉपी हिंदी की। तो जो पाठ्यक्रम का जो नेचर होता है, आपका जो सिलेबस है उसका नेचर होता है डिस्क्रिप्टिव, वो चीजें बताएगी। और पाठ्यचर्या क्या होती है? पाठ्यचर्या जो करिकुलम होता है, करिकुलम हमेशा ये बताता है कि इनको पढ़ाना क्या क्या है, ये चीजें आपको पढ़ा देनी है। ये सारी चीजें बताना है कि उनको ये सारी चीजें सिखानी है। ये हमें गोल, मेन हमारा गोल जो है वो यही होता है। और किसके लिए होती है? पाठ्यक्रम जो होता है एक सब्जेक्ट के लिए होता है, करिकुलम पूरा का पूरा आपका जो होता है वो पूरे कोर्स के लिए होता है। और ये आ गया, ये जो अभी स्क्रीन पे है। ये जो पाठ्यक्रम का आपका वो होता है, स्कोप जो होता है वो बहुत नैरो होता है, जब वहीं करिकुलम जो होता है आपका वो बहुत ही ज्यादा वाइड होता है, क्योंकि वो पूरा एलकेजी से बच्चा क्या पढ़ रहा है उससे लेकर के जो बीए एमए पीएचडी तक क्या करेगा, ये पूरा करिकुलम डिसाइड करता है किस तरीके से। इतना ब्रॉड अप्रोच होता है। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस एक ही क्लास के एक ही सब्जेक्ट के लिए होता है सिर्फ। सिलेबस कौन सेट करेगा? आपका जो एजुकेशनल बोर्ड होगा। जबकि करिकुलम कौन करेगा? करिकुलम हमेशा गवर्नमेंट बनाएगी, या यूजीसी बनाती है, या एजुकेशन मिनिस्ट्री बनाती है। तो जो अभी अभी एनईपी आई है वो एक करिकुलम आपकी बनाती है, एनईपी से चल के आगे करिकुलम बनाया जाएगा। तो और सिलेबस सिलेबस हमेशा एक साल तक के लिए जो है जनरली होता है। जो करिकुलम है, करिकुलम पूरे कोर्स की समाप्ति तक होगा। जैसे आप बीए का कर रहे हैं, तो बीए का करिकुलम क्या होगा, फिर बीएफए का करिकुलम क्या होगा, तो वो पूरा 3 साल 4 साल का जो भी आपका कोर्स रहेगा वहां तक होगा। यूनिफॉर्मिटी क्या होती है? अलग अलग टीचर के लिए सिलेबस अलग रहेगा, लेकिन जो है पार्ट करिकुलम जो होता है सबके लिए एक ही समान रहेगा। सबको वही चीजें इंस्ट्रक्शन मिली रहती कि ये चीजें पढ़ानी है। अब और क्या बचा है? एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? एक तो डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि एजुकेशन जो होता है ना एक हमेशा कंटिन्यूअस चल रही होती है, वो कभी ठहरती नहीं है ना। तो वो डायनेमिक एनवायरनमेंट को जो है वो कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, जो आपके कंट्री की पॉलिटिक्स जिस तरीके की रहेगी उसके हिसाब से, जैसी एजुकेशनल हालात रहेगी वैसे। तो जैसे अगर आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं और इतना बजट ही नहीं एलोकेट हो रहा है कि नए नए अपरेटस खरीदे जाएं और आपको वो सारी चीजें कराई जाए, तो उससे भी डिस्टर्ब होती है एजुकेशन। साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, सारे सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके एजुकेशन को बहुत अफेक्ट करते हैं। हाँ, एक दो दो तीन चीजें आती हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात आ गई। हम्म, ये
इंपॉर्टेंट चीज आती है और हमें अक्सर समझने लगा कई सारे सवाल हमें इन्हीं वेरिएबल्स पे बना करके पूछ लिए जाते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब हम गणित पढ़ रहे थे तो हमें ऐसी कुछ चीजें बताई गई थी कि जैसे y बराबर 5 प्लस एक्स लिखा हुआ है, ये हमें इक्वेशन दे दी गई है या ये फंक्शन दे दिया गया है। अगर y बराबर 5 प्लस एक्स लिया गया तो इसमें हमें बताया जाता था कि दो वेरिएबल हैं, चर, दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन उसमें भी हमें वेरिएबल्स को कैटेगराइज किया गया था। वेरिएबल को कैटेगराइज कैसे कर दिया जाता था? डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक वेरिएबल होगा जो डिपेंडेंट होगा दूसरे पे, एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। जैसे y बराबर एक्स प्लस फाइव लिखा रहता है तो x की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो y हो जाएगा 6, x की वैल्यू 2 रख देते हैं y हो जाएगा 7। तो y हमेशा x पर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरीके से आप समझिए कि आपकी टीचिंग के प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट अगर ये दो लोगों को वेरिएबल मान लिया जाए तो इसमें कौन कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है? जाहिर सी बात है कि हमेशा स्टूडेंट ही टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो डिपेंड है वो तो बेचारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, आश्रित चर, और जो इंडिपेंडेंट है वो टीचर आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसको वेरिएबल्स के फॉर्म में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये कई कई बार इनके जैसे जब हम पेडागोजिकल थियरीज बना लेते हैं, शिक्षण के सिद्धांत बनाने लगते हैं, तो वहां हमें इन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। इनको वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है जब हम इनके एजुकेशन के उसमें उसकी बात करने लगते हैं, थियरी की बात करने लगते हैं, पेडागोजी की थियरी की बात करने लगते हैं। टीचर है, टीचर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। और स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट ही उन पे डिपेंडेंट है, इसलिए जो है वो डिपेंडेंट उसमें आता है। इसके अलावा इंटरवीनिंग वेरिएबल्स का भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो हस्तक्षेप चर, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसमें इंटरवीन करती हैं हमारे एजुकेशन में, और क्या क्या चीजें हैं वो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, पाठ्य वस्तु जो है, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड है, शिक्षण युक्तियां, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। तो ये इंटरविनिंग वेरिएबल होती हैं। अच्छा, जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो भी कई अलग अलग तरीके का टीचिंग एनवायरनमेंट होता है। के बाद इसमें हाँ, शिक्षा का जो राजनीतिक वातावरण है, इसमें राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात नहीं आते हैं। इसमें ये है कि जैसे कोई पढ़ा रहा है ना, जब टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर के पास कुछ एजेंसी होती है हमेशा, टीचर के पास कुछ पावर होती है, टीचर के पास हमेशा कुछ चीजें वो करने की, बताने की। जैसे कुछ टीचर हमारा कुछ कहता है तो हम मानने के लिए तैयार होते हैं, तो इस हिसाब से इसको हम राजनीतिक वाले उसमें लिखते हैं। तो सबसे पहला एनवायरनमेंट में ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट अगर है तो जहां भी पावर का कॉन्सेप्ट आता है वहां पॉलिटिकल टर्म्स में बात करने लगते हैं। अच्छा, ऑटोक्रेसी क्या होती है? जब सिर्फ एक आदमी की मर्जी चलती है। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पावरफुल क्लास में कौन है? टीचर है। तो टीचर है, तो टीचर अगर पावरफुल है, हाँ, बिना कहे बिना उसके, जैसे आप बचपन में पढ़ रहे होंगे बहुत सारे टीचर ऐसे रहते होंगे आपके जो कहते होंगे, जैसे आप पूछ रहे हैं सर ये चीज नहीं समझना, डांट के समझा बैठा दी, चुप रहो, जितना बोल रहा हूं उतना याद कर लो, सवाल मत, इस तरीके की चीजें रहती। जब इस तरीके का कोई टीचर आता है तो वो उसी की मर्जी चल रही, वो एक ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट हो गया, तो इसीलिए वो एक तंत्र है। और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट कैसा होता है टीचर का? जब स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच में जो है एकदम आपस में बातचीत करने का स्पेस हो, जहां स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो रही, कोई नया थॉट आ रहा हो, कहीं टीचर की किसी बात से उसको लग रहा हो कि नहीं, इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने ये लॉजिक दिया तर्क, और मुझे लगता है कि ऐसा होगा, या फलाना किताब में लिखा था ऐसा होगा, या कुछ और चीजें आपको नहीं जानता, तो वहां आप टीचर को भी काउंटर कर सकते हैं। इतना स्पेस रहे तो वो होता है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र वाला। न हस्तक्षेप रहित, इसका जो लेसिस फेयर है, ये हस्तक्षेप रहित शासन, ये व्यवस्था सबसे लचीली है। इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों के अधिकतम सक्रिय होने के लिए अवसर प्रदान करता है। मित्र के रूप में काम करने का क्या मतलब? टीचर जैसे
बहुत हायर क्लासेस में चले जाएंगे, जैसे जब आप पीएचडी वगैरह करें या एमए वगैरह करें, तो एमए में भी कई बार क्या होते हैं कि सेमिनार ग्रुप्स होते हैं, वहाँ 8-8 10-10 टीचर्स को 8-8 10-10 स्टूडेंट को एक टीचर के साथ जो है सेमिनार उसमें ग्रुप में डाल दिया जाता है। तब वहाँ पे क्लासेस बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल होती, वहाँ आराम से बिना किसी उसके आप लोग अगल बगल जहाँ जैसे मिल रहा वैसे बैठ रहे हैं, टीचर से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत वो चीजें अलग अलग अपने उसमें बता रहे हैं। तो ये हो गया लेसिव फेयर, लेसिव फेयर या लेसिव फेयर, हस्तक्षेप रहित शासन। इसमें टीचर को ये चिंता नहीं है कि नहीं यार मुझे एक ही घंटे में क्लास खत्म करनी है, स्टूडेंट को भी ये चिंता नहीं है कि अरे कुछ पूछ लूंगा सर जी गुस्सा आ जाए, नहीं, किसी भी तरीके का वो नहीं। तो ये लेसिव फेयर जो व्यवस्था है, ये बहुत ही ज्यादा लचीली व्यवस्था है, बहुत लिबरल व्यवस्था है। तो तीनों तीनों में सबसे ज्यादा लिबरल क्या है? लेसिव फेयर। अच्छा देखिए, आप अगला टॉपिक जो है उसमें यही है कि इनका वो क्या होता है, जो विभिन्न चर हमने बताए, उनके चरों के काम क्या होते हैं। चर तो हमने पढ़ लिए कि हाँ भाई ये सारे होते हैं। एक तो होता है डायग्नोस्टिक फंक्शन, जैसे हम वेरिएबल हमने पढ़ा, तो उनका फंक्शन क्या होता है अभी तो हमने पढ़ लिया कि हाँ एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है और कुछ इन्वर्निंग वेरिएबल्स है। उनका फंक्शन क्या होता है? एक तो होता है डायग्नोस्टिक फंक्शन, जिसका मतलब है निदानात्मक क्रिया। और दूसरा मूल्यांकन फंक्शन, इवेल्युएटिव फंक्शन, और तीसरा क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। निदानात्मक क्या है? डायग्नोस, डायग्नोस से आप लोग समझते होंगे ना कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी वो सुनता है कि क्या क्या सिम्टम्स है, उससे बीमारी डायग्नोस करता है। जब टीचर क्या होता है, डायग्नोस्टिक फंक्शन क्या होता है, हर स्टूडेंट, इसमें जो डायग्नोस्टिक फंक्शन है इसमें ये माना जाता है कि सारे जो स्टूडेंट हैं वो यूनिक, हर किसी में अलग अलग तरीके का वो होता है। तो उस फंक्शन को जब हम अप्रोच करते हैं तो हम ये मानते हैं सारे स्टूडेंट अलग अलग है, तो हमें सबको देखना होगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक आते आते बच्चे अपने अपने कई कई सारी चीजों में स्ट्रेंथ शो करने लगते हैं, स्टार्टिंग के लेवल से ही हालांकि वो दिखती है, लेकिन इंटरमीडिएट तक आते आते बहुत बहुत विजिबल हो जाता है। ऐसे में कई बार क्या होता है, पेरेंट्स ये चीज कहते हैं कि नहीं आप मैथ पढ़ो, आप बायो ही पढ़ो, क्या पता स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज में ज्यादा अच्छा करता हो, आर्ट्स में अच्छा करता हो, या कोई आर्ट्स करके सिविल की तरफ मोड़ना चाहता हो, वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स में अच्छा करना चाहता हो। तो क्या होता है कि आप डायग्नोस नहीं करते। तो ये जो डायग्नोस्टिक फंक्शन होता है ये इसी चीज पे होता है कि हर किसी के अंदर जब यूनिक टैलेंट है तो उसको डायग्नोस किया जाए और उसी के बेस पे उनको पढ़ाया जाए, उसी के बेसिस पे जो है सब्जेक्ट जो वो सिलेबस जो है, जो कंटेंट है वो सारी चीजें दी जाए। अच्छा, पर्सपेक्टिव क्या होता है? जो निदानात्मक दृष्टिकोण है वो है, नहीं उपचारात्मक। एक तो आपने डायग्नोस करके हिसाब से उस हिसाब से बनाया, इसमें एक पेज मिसिंग है। डायग्नो उसके बाद आती है पर्सपेक्टिव, निदानात्मक। आपने डायग्नोस किया, फिर आप देख रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट में क्या क्या कमियां आई हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। ये चीजें करते करते आप इस जब अप्रोच को फॉलो करते हैं तो वो पर्सपेक्टिव फंक्शन माना जाता है, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन या उपचारात्मक। और फिर होता है मूल्यांकन फंक्शन, मूल्यांकन क्रिया या इवेल्युएटिव फंक्शन तीसरा वाला है। ये इन क्रियाओं से जाना जाता है छात्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन। हाँ, फिर आप इवेल्युएट करते हैं, जैसे टेस्ट लेकर के, वाइवा लेकर के, एग्जाम लेकर के आप ये देखते हैं कि जैसे हमने उनको डायग्नोस किया, हमने कुछ अलग अलग चीजें पढ़ाई, तो क्या वो चेंज आया कि नहीं चेंज आया। अभी भी वहीं पर तो नहीं है, उसी मुकाम पर तो नहीं है, तो चेंज आया कि नहीं आया, इस चीज का हम इवेल्युएशन करते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया में। अब टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग, शिक्षण, अनुदेश और अधिगम, तीन चीजें आती हैं। टीचिंग क्या होती है कि टीचिंग हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को नॉलेज ट्रांसफर करती है। अनुदेश या इंस्ट्रक्शन, टीचिंग को उपागम बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं। और इंस्ट्रक्शन या अनुदेश, ये सारे वर्ड हैं तो कंफ्यूज नहीं,
इंस्ट्रक्शन मतलब आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि ये चीजें कर लो, वो चीजें कर लो, ये होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि इसमें कहीं से भी, पहले टीचिंग की बात कर लेते हैं, और टीचिंग में इंस्ट्रक्शन एम्बेडेड होता है। जब टीचर कहता है कि आप बेटा ये कर लो, जैसे पढ़ाता है बहुत सारी चीजें, ज्ञान ट्रांसफर कर लो, फिर उसने बताया कि आप ऐसा है, इतने ये फॉर्मूले याद कर लो, ये चीजें याद कर लो, वो चीजें याद कर लो, फिर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे। या आपको पास करना है तो आप सारे आर्टिकल याद कर लो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से। तो वो एक इंस्ट्रक्शन भी हो गया टीचिंग में। पहले उसने सारी चीजें खुद से बता दी, फिर आपको वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि याद कर लो, और इससे आपकी जो है नॉलेज और फंक्शनल जो एस्पेक्ट है उनका डेवलपमेंट होता है। अब जो इंस्ट्रक्शन, अगर प्योर इंस्ट्रक्शन ही दिया है, तो इंस्ट्रक्शन में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन का वो कम हो जाता है। टीचर आया, इंस्ट्रक्ट करके चला गया कि ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीजें आए, हर चीज में वो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। आप तो कुछ पूछ भी नहीं पा रहे हो ना, आप इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो कि सर ये चीज है, इस पर्टिकुलर चीज में मुझे दिक्कत आ रही है, तो हम सीखेंगे कैसे। तो इंस्ट्रक्शन वाला जो अनुदेश हो गया, अनुदेश थोड़ा सा इसलिए जो है नेगेटिव उसमें आ जाता है। और ये भी एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कभी कभी अथॉरिटी से टीचर को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि भाई हाँ मैं ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये चीज याद कर लो, वो चीज याद कर लो, इस चीज की प्रैक्टिस कर लो, वो चीज की प्रैक्टिस कर लो, ये इंस्ट्रक्शन है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसमें लर्निंग हो ये जरूरी नहीं है। और अब बात आती है कि अनुदेश से केवल ज्ञानात्मक पहलू का विकास किया जाता है, कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ये चीजें याद कर लो, आप ने वोकेबुलरी याद कर ली, आपने आर्टिकल्स याद कर लिए, आपने थियरीज याद कर ली, तो आपका ज्ञान हो गया बस। अब लर्निंग की बात आती है। लर्निंग जो होती है हमेशा इंस्ट्रक्शन और टीचिंग को मिला करके तब आती है। शिक्षण और अनुदेश के माध्यम से अधिगम मिलता है, अधिगम। और लर्निंग के लिए क्या है, अधिगम के लिए टीचिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों जरूरी तो होते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं होते हैं, मतलब वो हेल्पफुल होते हैं। लर्निंग जो होती है, लर्निंग हमें कई बार क्या होती है, इंसान खुद से भी सीखता है, नेचर से कर करके, एक्सपेरिमेंट से सीखता है, खुद से चीजें प्रैक्टिकली कर करके सीखता है। तो लर्निंग के लिए आपको अगर इंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, आपको पढ़ा दिया जाए, तो आप सीख जाओगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है टीचिंग और इंस्ट्रक्शन से ही सीखोगे आप, लर्निंग आपकी होने वाली है। और लर्निंग जो है, लर्निंग को आप ये मान सकते हो कि हाँ टीचिंग और इंस्ट्रक्शन का एक आउटपुट है, लेकिन सिर्फ वहीं तक लर्निंग लिमिट नहीं रहती। लर्निंग आप बता रहा हो ना कि आप प्रैक्टिकली चीजों को वो करके खुद से भी सीख सकते हो। एक चीज आगे आगे आई है, ये जो इसमें लिखा हुआ कि टीचिंग क्या है, साइंस और आर्ट दोनों है। आर्ट कैसे हो जाती है कि टीचर, आप देखिए कि कोई टीचर जितने अच्छे तरीके से, ज्ञान सबको होता है, अलग अलग तरीके से समझाते हैं। जैसे आप भी कितने अच्छे तरीके से समझा पाओगे बच्चों को, ये आपकी कला है। लेकिन उसमें विज्ञान कहाँ से आया? विज्ञान आता है जब आप उनको सिस्टमेटिक ढंग से बताओगे कि अच्छा हमें चीजें पढ़ानी है, हमें कोई कॉन्सेप्ट देना है, तो इसको शुरू कहाँ से करना है, शुरू कहाँ से करना है, कौन कौन से चीजें बेसिक लेवल पे उनको बतानी है, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में शुरू कर। तो यहाँ से ये चीज टीचिंग जो है साइंस आ जाती है। आप कैसे प्रेजेंट करोगे, ये आपकी आर्ट है। कैसे आप बोलोगे, ये सारी चीजें आर्ट का हिस्सा हो जाती हैं। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, आप क्या चीजें बताओगे, क्या कैसे क्या रिजल्ट उसका होगा। हाँ, आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हो, क्या क्या चीजें एक्सपेरिमेंट से सिखाते हो, ये सारी चीजें साइंस का हिस्सा है। भाई आप बता रहे हो ना कि एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो ये चीजें तो आप सिखा रहे हो साइंस की क्लास में, लेकिन एक दिन आप लेबोरेटरी में ले जाकर के प्रैक्टिकल करा दिए सारे स्टूडेंट के लिए। तो ये साइंस का साइंटिफिक वो तरीका है। और एक ये यूनिवर्सल वो होता है। और क्या है कि जैसे हाँ टीचिंग के जरिए ही आप बहुत सारे आगे आने वाली चीजों के बारे में भी आप अनुमान लगा सकते हो। ये साइंटिफिक अप्रोच है। जैसे आप देख रहे हो कोई स्टूडेंट कंटिन्यूअसली लापरवाही कर रहा है, आप बीच में सवाल भी पूछ रहे हो, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो नहीं बता रहा है, तो आप अनुमान लगा लेते हो कि इसके रिजल्ट गड़बड़ हो जाए। एक अगला जो है वो बहुत कई दफा ये पूछा जाता है कि शिक्षण के उद्देश्य क्या है। हाँ, इसमें आप
आप अपना अपने उससे सोचिए कि आप किस लिए पढ़ा रहे हैं, तो क्या पर्पज है एजुकेशन का। तो कुछ चीजें ब्लूम्स ने डिवाइड की हैं, ब्लूम्स ने क्लासिफाई किया हुआ है। कुछ है गैगने एंड ब्रिग्स ने क्लासिफाई की अलग अलग चीजें। और ये देखिए ब्लूम ने 3H का बात किया था, 3H की बात, हेड, हार्ट एंड हैंड। ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। हेड मतलब ज्ञान मिले, हार्ट मतलब भावात्मक डेवलपमेंट हो, और मनोसंचालित मतलब उसको हैंड से उन्होंने डेवलप कर दिया था। हालांकि ज्ञानात्मक क्षेत्र को, ज्ञान क्षेत्र को हमेशा एक वर्ड आता है कॉग्निटिव, ये होता है ज्ञानात्मक। कि इंसान को ज्ञान मिले, ज्ञान हो, बोध हो, उसका एनालिसिस करने। और फिर होता है भावात्मक, उसके अंदर इमोशनल चेंजेस भी आए एजुकेशन से। जो आप टीचिंग करा रहे हो उसी तरीके से आप कितने अलग अलग लेवल पे काम करते हो बच्चे के। और फिर होता है उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, इन तीनों पे काम करते हो। तो जब कॉग्निटिव डोमेन जो होता है, ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, ये लिख लीजिए, कॉग्निटिव आता है। कॉग्निटिव जहां भी आए आप ये समझिए कि उसके दिमाग की बात करी जा रही है, ज्ञान की बात की जा रही है, उससे दिमाग से रिलेटेड कुछ चीज है। तो उसमें हो गया नॉलेज, हो गया ज्ञान उसका। बोध, कॉम्प्रिहेंशन, ज्ञान तो पता होगा ना, कोई चीज नई जानकारी मिल गई वो ज्ञान हो गया। हाँ, बोध क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन, कोई चीज हमें मिली है, अब ऐसे लिखा गया, उसको पढ़ करके हम कुछ समझ लें, अपने से कुछ चीजें हम समझ लें। मान लेते हैं हमने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, जो है वो समाज की किसी एक कुरीति के बारे में। हाँ, और किसी ने लिखा है कि महिला हिंसा के एस्पेक्ट में लिखा है, तो एक पैसेज पढ़ा। हाँ, उससे हमने बहुत सारी चीजें वो अपने से ही समझी कि अच्छा सोसाइटी में ये चीजें चल रही। आप अपने से भी उन जो आपको पता होती है उनको चीजों को जोड़ते हैं, ये आपका बोध हो गया। तो ज्ञानात्मक जो अप्रोच होता है, जो उद्देश्य होता है, उसमें आपको एक तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में ज्ञान अर्जित करना सिखाया जाता है, आपका कॉम्प्रिहेंशन कराया जाता है, और उसको उपयोग कैसे करोगे, आपने कोई चीज सीखी है, उसका उसको अप्लाई कहाँ करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो वो होगा एप्लीकेशन वाला। कोई चीज मिल रही है, आप उसको एनालिसिस कर पाए कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, अब इसको एनालिसिस करेंगे हम कि अच्छा इतनी सच्चाई है इसमें, इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या कौन कौन सी चीजों पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, तो ये इफेक्ट होगा। अच्छा, पांचवी चीज होती है सिंथेसिस या संश्लेषण। विश्लेषण में आपने सारी चीजों को ऐसे खोल दिया, सिंथेसिस में होता है, संश्लेषण में इसका एकदम अपोजिट होता है। आपने बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें पढ़ रखी हैं, और आपसे किसी टॉपिक पे बोलने को कह दिया जाए या किसी चीज पे पढ़ाने के लिए, तो आप कैसे करेंगे, अलग अलग जगहों से जो चीजें आपने ज्ञान अर्जित किया है, सीखा है, पढ़ा है, उन सारी चीजों को इकट्ठा कर करके एक वो बना दोगे, पहले मैं ये बताऊंगा, फिर ये करके ऐसे ऐसे करके सिंथेसिस कर दिया, संश्लेषित कर दिया, चीजों को बता दिया। और क्या होता है, इवेल्युएशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हाँ, कोई भी कंटेंट आया तो उसको हम इवेल्युएट कैसे करते हैं कि क्या है। और भावात्मक ज्ञान क्षेत्र क्या है, जो अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन में हम उसके अंदर इमोशनल चेंजेस क्या क्या करते हैं। तो कई बार हम टीचिंग ऐसी करते हैं, टीचिंग जो हम पढ़ाते हैं उससे कई सारे बच्चों में क्या होता है, सुनने की इच्छा आ जाती है। छोटा बच्चा कभी अपने से नहीं बैठेगा, लेकिन उसको सिखाते सिखाते तो हम इस लेवल तक लेके आते हैं ना, कि वो क्लास में हाई स्कूल तक आते आते, इंटर तक आते आते, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक आते आते, वो एक एक घंटे की क्लासेस में ऐसे कर करके 5 5 6 6 घंटे तक दिन भर में बैठा रह रहा। तो ये सुनने की इच्छा कहाँ से आई उसके अंदर, वो हमने टीचिंग के जरिए ही डेवलप की है। और फिर क्या होता है, रिएक्शन, रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करने की भी वो, ये भी उसके अंदर अपने भाव है कि वो सीखेगा। आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लिए कि ऐसा ऐसा हुआ था आजादी की लड़ाई में, 1857 में सबसे पहली आजादी की लड़ाई शुरू हुई, पहला विद्रोह हुआ था। फिर आपका क्वेश्चन करते हुए मतलब क्रॉस क्वेश्चन किया, कब शुरू हुआ था, तुरंत बच्चे बोलते हैं सर 1857 में। तो ये रिस्पॉन्ड वाली चीजें, ये उसके अंदर हमने उसके जो भाव हैं इमोशनल, उसमें चेंज किया है, वो सारी चीजें। आकलन, वैल्यू, वैल्यू करना, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें वो जोड़ते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे एनवायरनमेंट के बारे में आप बता रहे हैं, या आप बता रहे हैं कि नहीं हेल्थ के बारे में बता रहे हैं कि स्मोकिंग गलत चीज होती है, आपके टीचिंग आपके साइंस में आया। अब वो उससे सीखते सीखते क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं अच्छा नहीं स्मोकिंग नहीं करेंगे, इससे बहुत बीमारी हो जाती है।
ये वैल्यू कर रहे हैं, या हम एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करेंगे तो हम ही हमारा ही नुकसान होगा। ये खुद से वो सीख रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंट वो अप्लाई कर रहे हैं। और फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड निरूपण, संयोजित करना किसी चीज को और निरूपण निरूपण करना। तो ऑर्गेनाइजिंग करना की सारी चीजें हैं हमारे अंदर, हमारे जो भाव हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करके कोई चीज बताई जाए, हाँ, क्या कैरेक्टराइजेशन होगा, ये सारी चीजें आपका भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में आ जाती हैं। अब जो साइकोलॉजिकल डोमेन होता है, साइकोलॉजिकल डोमेन में मनोसंचालित चीजें आती हैं। इन ये पूरी तरीके से कैसे दिमाग पे क्या असर हो रहा है, वो, और साइकी पे, दिमाग से भी ज्यादा साइकी साइकी होती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें होती है। तो टीचर जब पढ़ाते रहते हैं तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, इमिटेट करते हैं, प्रतिरूपता, ये एक्विजिशन तकनीकी मतलब तकनीकी या मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण में जब हम ये उनको वो पढ़ाने लगते हैं, टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे आप लोग आर्ट पढ़ रहे हैं, आपको बताया गया कि अच्छी लाइन मतलब अच्छे स्केचेस बनाने के लिए क्या करना है, ऐसे लाइन बनानी, ऐसे लाइन बनानी, इसकी प्रैक्टिस करो। आपने अपने टीचर को देखा और उसको उसको देख करके आप उसको इमिटेट कर रहे हैं, और एकदम उसी की तरह कि हाँ यार ये ऐसे पेन स्ट्रोक चला रहा है, हम भी ऐसे करना। तो ये हो गया प्रतिरूपता, ये साइकोलॉजिकल है, वो पूरी तरीके से आप ना करने के लिए भी स्वतंत्र है, लेकिन ये आपके दिमाग से आ रही चीजें, ऐसे ही चलाना है, उनको ही कॉपी करना है, स्केच बनाना है तो उनकी तरह बनाना है। अब क्या है कि हस्त कौशल, मैनिपुलेशन इसमें लिखा हुआ है, कार्य साधन या हस्त कौशल। जब आप प्रैक्टिस करते करते इतना बढ़िया आ जाए कि वो आप बहुत मतलब उसमें आप क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, ये होता है। और इसी से वो होता है कि आप एक्सपर्ट हो रहे हैं। फिर आता है प्रिसीजन, कितनी परिशुद्धता आती है कि आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, कि अब आप बना रहे हैं किसी को तो एकदम हूबहू उतर आ रहा है। और स्पष्ट अभिव्यक्ति, सिर्फ ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया, इसके अलावा भी होता है कि स्पष्ट अभिव्यक्ति, कोई भी चीज बता रहे, जैसे आप टीचर ने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, टीचर ने आपको बताया एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में बताया, हाँ, साइंस की कोई चीज, तो एक तो उसने पढ़ा दिया, फिर आपने उसको देखा, सारी चीजें करते करते आप भी इतना अच्छे से उसको सीखे कि आप भी एकदम बढ़िया से वो चीज किसी और को समझा ले रहे, ये होता है। और फिर होता है प्रकृतिकरण, इस कौशल को आत्मसात कर लिया जाता है, एकदम आप उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं कि यार अब उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर मशीन से कुछ भी पूछो, हम एकदम बता देंगे, वो चीज हमें कहीं से जाने वाली नहीं है। ये किताब हम भेज दे रहे हैं, ये कुछ चीजें हैं, गैगने और ब्रिग्स के उद्देश्यों का वर्गीकरण है, इसमें दो तीन चीजें हैं कि इसमें इंटेलेक्चुअल स्किल्स कि उनके बौद्धिक कौशल क्या हैं, ज्ञानात्मक रणनीतियां, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी क्या है, ओरल इंफॉर्मेशन, किस तरीके से मौखिक सूचना, संचालन तंत्र, मोटर स्किल्स क्या होता है, शारीरिक क्षमता, और मनोदृष्टि एटीट्यूड, ये इन्होंने बताई थी। तो ये किताब मैं भेज दूंगा अभी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा अगर नहीं होगा। उसके बाद मैक्सिम्स हैं, ये खुद से पढ़ लीजिए, बहुत आसान चीज है कि शिक्षा के क्या है, शिक्षण सूत्र क्या है, थियरी क्या है, टीचिंग के फॉर्मूला क्या है, कि जैसे सरल से जटिल की ओर जाना, ज्ञानता से ज्ञानता की ओर जाना, विशेष से सामान्य की ओर जाना, मतलब ये आप वो जनरल से स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की ओर जाना, या फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, नोन टू अननोन। हम एजुकेशन में क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना, टीचिंग में हम बहुत सिंपल सिंपल चीजों से स्टार्ट करके हम बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें बता देते हैं। बड़े से बड़ा स्केच आप कैसे दिखाते हो, लाइन में ड्रॉ करके, तो कॉम्प्लेक्स सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं। इसी तरीके से जो चीजें नोन होती है उसी से अननोन वाली चीजें बताई जाती हैं। ये सारे एजुकेशन के मैक्सिम्स हो गए। ये हो गया। अब अगला जो टॉपिक है शिक्षण का सिद्धांत, ये अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके बीच में अगर किसी का कोई इसमें कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं।